नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा की ज्योति ऑल क्लासेस पर। तो जैसा मैंने आपको कहा था, आज से हम शुरू कर रहे हैं हमारी हिंदी की क्लासेस, जो हमारे रीड के मेन पेपर में आने वाला सिलेबस है हिंदी का, उसी के अकॉर्डिंग हम तैयारी करेंगे। एक बात मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि हमारा जो नज़रिया होता है, हम सोचते हैं पहले हम ये देखते हैं कि कितने व्यूज़ आए हुए हैं, कितने सब्सक्राइबर हैं। मैं आपको स्पष्ट बता देती हूँ कि मैंने अभी यूट्यूब ज्वाइन किया है और ना तो ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं और ना ही ज़्यादा व्यूज़ हैं। वो तो आप करोगे तो बढ़ेंगे ना। दूसरी बात, आपको इस चैनल पर जो भी पढ़ाऊँगी मैं, आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। पहले थ्योरी फिर MCQs होंगे, ठीक है। और करेंगे हम 0 से 100 तक, क्योंकि एग्ज़ामिनर का कोई भरोसा नहीं। और जो रीड का मेन पेपर होना है उसमें नेगेटिव मार्किंग है, और नेगेटिव मार्किंग में तो हम दो ऑप्शन में ऐसा है ही नहीं कि हम ये कर दें वो कर दें। हमें बस ऐसा ही तैयारी करनी है कि हमें क्वेश्चन देखते ही हमें आंसर उसका कन्फर्म हो कि यही आएगा, ताकि हम जो हमारी नेगेटिव मार्किंग है उसका हम पर कोई फ़र्क ना पड़े और हमें इसका नुकसान ना हो। तो शुरू करते हैं। जो हमारा हिंदी में दिया हुआ सिलेबस, उसमें सबसे पहला टॉपिक है हिंदी वर्णमाला। क्या है? हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में स्वर पढ़ने हैं, व्यंजन पढ़ने हैं और पढ़नी है उनकी डिटेल, क्योंकि क्वेश्चन उनकी डिटेल से पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम परिभाषा करते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम पढ़ेंगे 0 से 100 तक। एग्ज़ामिनर का कोई भरोसा नहीं और हम कोई रिस्क नहीं लेंगे। सबसे पहले जो परिभाषा है, स्वर किसे कहते हैं, मुझे लगता है सभी बच्चों को पता है, पढ़ रहे हैं, रीड का पेपर दिया है, लेकिन हमने तो अपनी रिवीजन करनी है, हमने अपनी तैयारी को पक्का करना है। जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, अर्थात उनके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, तो उसे क्या बोला जाता है? स्वर बोला जाता है। ये तो हो गई स्वर की परिभाषा। अब ये सभी को पता है कि स्वर कितने हैं? 11 हैं। ये 0 लेवल का क्वेश्चन है, हमने तैयारी करनी है 0 से 100, और ये 0 लेवल का क्वेश्चन है कि स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। और ये री और जो रे है, ये वैदिक स्वर हैं। ये वैदिक काल में ये मतलब के स्वर थे, अब नहीं है हिंदी में, इनका कोई प्रचलन नहीं है इस तरह का। आगे है जी, स्वर कौन कौन से होते हैं? 11 सभी को पता है। ए आ ई ये तो बताने वाली बात नहीं है, हर कोई स्टूडेंट जानता है कि ये क्या है, 11 स्वर हैं। आगे है जी ये दो, ये अनुस्वार और विसर्ग, ये क्या होते हैं? अनुस्वार और विसर्ग ये होते हैं अयोगवा होते हैं। इनको क्या बोला जाता है? अयोगवा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इनको लिख के कि ये क्या है? ये क्या है? अजोगवा है। ये क्या है? अजोगवे हैं। और इनका जो साइन है, इनका चिन्ह है, चिन्ह दे के भी ये पूछा जाता है कि इनको क्या कहा जाता है। जो अनुस्वार होता है उसका चिन्ह होता है बिंदी, और जो विसर्ग होता है उसका जो चिन्ह होता है वो 2 बिंदियाँ, और अनुनासिक जो चंद्र बिंदु लगाया जाता है उसका जो उसे कहते हैं अनुनासिक। क्या कहते हैं? अनुनासिक। वो होता है अनुनासिक। फिर अब जो मेन है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, वो है स्वरों का जो विभाजन किया हुआ है। किस तरह से विभाजन किया हुआ है? पहली प्रकार का जो विभाजन है वो मात्रा के आधार पर लगने वाले समय के अनुसार स्वरों का जो वर्गीकरण किया गया है। इसमें जो इसका जो फर्स्ट नंबर है, पहले नंबर पे क्या है? ह्रस्व स्वर। क्या है? पहला जो इसका भेद है वो क्या है? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर को हम कहते हैं एक मात्रिक स्वर। क्या कहते हैं? एक मात्रिक स्वर। इसको लघु स्वर भी कहते हैं और इसको मूल स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर क्योंकि इन्हीं स्वरों से बाकी स्वरों का जो क्या है निर्माण होता है। इसमें क्या आ गया? ए आ गया, ई आ गई, ऊ आ गया और री आ गई। ये चारों स्वर क्या है? मूल स्वर हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे है दूसरा भेद है, वो है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर द्विमात्रिक। मूल स्वर क्या थे? एक मात्रिक। दीर्घ स्वर क्या है? द्विमात्रिक। वो थे मूल स्वर थे लघु, ह्रस्व स्वर लघु स्वर थे, और ये है गुरु स्वर या संधि स्वर। क्या? ये चारों ही दीर्घ स्वर के नाम हैं। दीर्घ स्वर, द्विमात्रिक स्वर, गुरु स्वर या संधि स्वर, ये क्या है? दीर्घ स्वर के नाम हैं।
ये इनको संधि स्वर क्यों कहते हैं, इनको दीर्घ स्वर क्यों कहते हैं, ये चीज़ें भी आप क्लियर करके चलो, क्योंकि एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि ए और ए मिलने से कौन सा स्वर बनता है। इस तरह से जो ए है, जो ए और ए मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, जो ए और ए मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है जी, ये बन जाता है आ। जैसे छोटे बच्चे नहीं कहते छोटा ए मिल गया, छोटा ए मिल गया, तो क्या बन गया, बड़ा आ बन गया। इसी तरह से छोटी ई मिली, छोटी ई दोनों जमा हो गए, इकट्ठे हो गए, तो क्या बन गया, बड़ी ई। ऊ और ऊ मिले तो बन गया ऊर। ये क्या हो गए, ये दीर्घ स्वर हो गए। वो बेचारे छोटे थे और जो आपस में दोनों मिल गए तो ये हो गए बड़े हो गए। ये है दीर्घ स्वर। आगे इसके बाद है जो ए है, ए को अब हम ई से मिलाते हैं। ए और ई जो दोनों मिलके क्या बन गए, इनको संयुक्त किया तो क्या बन गया, ए बन गया। अब ए बन गया और ए को हमने ए से मिला दिया तो क्या बन गया, बड़ी ए बन गई। ए को अब हमने क्या किया, इस ए को ऊ से मिला दिया तो ये बन गया ओ बन गया। क्या बन गया, ओ, ओखली। छोटे बच्चों की तरह बोल बोल के करो, फिर अच्छे से याद होगा। फिर ए को जो हमने पहले बनाया ओ से मिला दिया, ए को ओ से मिला दिया तो क्या बन गया, ये बड़ा ओ बन गया। तो ये है संयुक्त स्वर। इनको संयुक्त स्वर क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये आपस में जुड़कर मिलकर बनते हैं। ठीक है। जो तीसरे नंबर भेद है इसका वो है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर वैसे तो संस्कृत का है, जैसे जोड़ देते हैं हमारे में हम काउंट कर लेते हैं, लेकिन ये प्लुत स्वर संस्कृत का है। हिंदी के तो ये ऊपर वाले दोनों ही स्वर हैं। ये त्रिमात्रिक स्वर हैं। जैसे ओम लिखते हैं, इसका जो साइन इस तरह से होता है। लंबी आवाज़ हम जब किसी को बुलाते हैं लंबी आवाज़ देके, तो उसमें इस स्वर का प्रयोग होता है। आगे दूसरे नंबर पर जो इसका विभाजन किया गया है वो है उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का विभाजन 3 भागों में किया गया। उच्चारण स्थान के मुंह के किस किस स्थान से इनका जो हम उच्चारण करते हैं उस आधार पर इसका विभाजन हुआ है। सबसे पहला है अग्र स्वर। अग्र मतलब आगे वाला। जो स्वर मुंह के आगे वाले हिस्से से बोले जाते हैं उनको अग्र स्वर कहते हैं। इसमें क्या आ गया, ई आ गया, बड़ी ई आ गया, ए आ गया, ए आ गया, इसको आई भी बोलते हैं, आई एन कैसे नहीं बोलते, वो री आ गया। ये पांचों हैं, इनकी गिनती भी आपको ध्यान में रखनी है। इनकी गिनती क्या है, 5 है। ये क्या है, अग्र स्वर है। फिर आ गया मध्य स्वर। मध्य स्वर अकेला ए है। क्या है, मध्य स्वर जो ए है वो मध्य स्वर है। उसके बाद जो पश्च स्वर होते हैं, मुंह के पिछले हिस्से से बोलने वाले स्वर होते हैं, वो होते हैं पश्च स्वर। इसमें कौन कौन से आते हैं, आ गया, ऊ आ गया, बड़ा ऊ आ गया, ओ आ गया और ओ आ गया। ठीक है। उसके बाद जो इसका तीसरे प्रकार का जो इसका विभाजन हुआ है वो हुआ है मुख आकृति के आधार पर। अब जब हम किसी भी चीज़ को बोलते हैं, किसी भी वर्ड का, शब्द का उच्चारण करते हैं, तो हमारा मुंह है जो अलग अलग शेप्स में शेप बनाता है, उसी के आधार पर स्वरों का क्या किया गया है, विभाजन किया गया है। जिसमें क्या है, सबसे पहले है संवृत स्वर। संवृत मतलब बंद, जो मुंह बंद करके, जिसको मुंह ज़्यादा खोल के जो हमें स्वर नहीं बोलने पड़ते, उनको कहते हैं संवृत स्वर। इसमें कौन से आगे, ई, ऊ और री, ये पांचों क्या है, संवृत, यानी कि मुंह बंद करके। आप बोल के देखिए, उच्चारण करके देखिए। जब आप चीज़ों को प्रैक्टिकली करोगे ना, तो ये चीज़ें आपकी पेपर में भी हेल्प करेंगी। आप इसको प्रयोग करके देख सकते हैं, ये ऐसा टॉपिक है। ठीक है। उसके बाद आ गया अर्धसंवृत। अर्धसंवृत मतलब कि संवृत स्वर तो जब मुंह बंद करके तकरीबन बोले जाते हैं, इसमें मुंह आधा खुला होता है। जैसे ए, ओ, बोल के देखिए, ए, ओ। ठीक है, ये हो गए अर्ध स्वर, अर्ध संवृत। आगे जी विव्रत स्वर। विव्रत स्वर मतलब कि पूरा मुख खुला। आ, आपने कभी दांत चेक करवाने के लिए डॉक्टर के पास गए होंगे ना, तो डॉक्टर बोलता है कि आ करो, तो एक बार हम थोड़ा खोलते हैं, मुंह खोलते हैं, तो फिर दोबारा बोलते हैं कि आ करो, वो आ है ये। ठीक है, ये आ है, पूरा मुंह खुला। ऐसे याद रखेंगे कि ये विव्रत स्वर है, क्योंकि इसमें मुंह पूरे का पूरा खुल जाता है। चौथे नंबर पे मुंह की आकृति के आधार पर इसका जो चौथा वेद है, 4th वेद है इसका, वो है अर्धविव्रत स्वर। अर्धविव्रत स्वर। ठीक है, विव्रत स्वर पूरा खुला, अर्धविव्रत मतलब कि आधा खुला और आधा क्या, बंद। इसमें आ गया ए आ गया, बड़ी ए आ गया, ए आ गया और ओ आ गया। ए, आई, ओ, ये तीनों क्या हो गए,
अर्धविवृत स्वर हो गए। जो इसका चौथी प्रकार से इसका जो विभाजन किया गया, इसको डिवाइड किया गया है, वो है ओष्ठाकृति की। अब होंठों की भी तो आकृति बनती है, जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो होंठों की भी आकृति बनती है, ठीक है। उसके आधार पर भी इसका विभाजन किया गया है। सबसे पहले वृत्ताकार। क्या है? वृत्ताकार। जब हम जिन स्वरों को बोलते समय हमारा जो होंठ है वो वृत्त की तरह गोल हो जाते हैं तो उन्हें वृत्ताकार स्वर कहते हैं। जैसे ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, ये क्या हो गया? वृत्ताकार स्वर हो गए। इसके बाद है अवृत्ताकार। अवृत्ताकार जिसमें वृत्त नहीं बनता, वो है ए, आ, ई, ए। ये इनकी गिनती भी आपको साथ साथ याद रखनी है। आगे जो आगत स्वर होता है वो कहता है ओ। जब हम डॉक्टर लिखते हैं, कॉलेज लिखते हैं, ऊपर जो लगाते हैं ना वो ओ, वो आगत स्वर होता है। फिर अब जो स्वरों का उच्चारण स्थान है, मेनली ये भी पूछा जाता है कि स्वर किस किस स्थान से इनका उच्चारण होता है। जो ए और आ है, इनका जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है, या कंठ्या कह सकते हैं, कंठ या कंठ्या। ई और ई का उच्चारण स्थान है तालु या तालव्य, तालु या तालव्य। ऊ और ऊ का ओष्ठ, ओष्ठ है। आप इसको ओष्ठ भी, क्योंकि कभी ओष्ठ लिखा होता है, ओष्ठा लिखा होता है, इसीलिए आपको दोनों याद रखने हैं। री का जो उच्चारण स्थान है वो है मूर्धा, री का मूर्धा, मूर्धन्य। ए और आई, कोई आई बोलता है, कोई ए बोलता है, इसका है कंठ तालु, कंठ तालव्य। ओ और औ, ओ और औ, इसका कंठोष्ठ, कंठोष्ठ है, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ है। ये सारे के सारे जो स्वर होते हैं वो क्या होते हैं? सघोष होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। ये चीज़ें याद रखनी। जो सारे स्वर हैं वो अल्प प्राण भी होते हैं और क्या होते हैं? सघोष होते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद है आपको स्वर समझ आ गए होंगे। अगर अच्छे लगी क्लास, समझ आई, तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जब हम स्वर और व्यंजन दोनों अच्छी तरह से कर लेंगे तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे, MCQs करेंगे, ताकि चीज़ें साथ के साथ आपको पक्की होती चलें। इसी तरह से हम तैयारी करते रहेंगे। जनवरी दूर नहीं है, पेपर आएगा और सिलेक्शन होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।